नमस्कार। आपका स्वागत है द साइंस हब में। दोस्तों, आज क्लास सेवेंथ में जो साइंस का चैप्टर है वह 7 चैप्टर है और जिसका टॉपिक है मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। यानी कि मौसम कैसा होता है, मौसम से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, जलवायु क्या होती है और जलवायु के अनुरूप जंतु कैसे निवास करते हैं, यानी कि अपने आप को वो कैसे सेटअप करते हैं। ये सब मैं इस चैप्टर में आपको आज बताऊंगा। दोस्तों, मौसम क्या होता है? मौसम आपकी वन डे रिपोर्ट होती है, यानी कि दिन में कैसा तापमान रहा, अधिक या न्यूनतम, और गर्म मौसम रहा या ठंडा मौसम रहा, इसे हम मौसम कहते हैं। जलवायु क्या होता? जलवायु एक लंबे समय द्वारा चली हुई प्रक्रिया होती है, यानी कि 20, 25, 30 साल तक वहाँ का मौसम कैसा रहा है वह निर्धारित करता है कि वहाँ की जलवायु कैसी होगी। जैसे दोस्तों, हम भारत देश लेते हैं, यानी कि अपना देश, ईस्ट वेस्ट, इंडिया इज़ द वेस्ट। तो भारत की क्या विशेषता है? जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, यानी कि जम्मू कश्मीर है, वहाँ का मौसम अधिकतर यानी कि लगभग पूरे वर्ष ठंडा रहता है। और दक्षिण भारत का मौसम कैसा होता है? तापमान अधिक होता है, आर्द्रता भी अधिक होती है। और इसी तरीके का इसका ले महाराष्ट्र में भी यही चीज़ है। यहाँ का तापमान कैसा रहता है? सम तापमान रहता है, जिसके कारण यहाँ आर्द्रता भी रहती है और मौसम कैसा रहता है? हल्का सा गर्म रहता है। दोस्तों, अब बात करें जैसे यानी कि उत्तर पूर्वी भारत की, तो उत्तर पूर्वी भारत में क्या होता है दोस्तों? उत्तर पूर्वी भारत में वर्षा बहुत अधिक होती है, इसलिए वहाँ पेड़ पौधों की विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं और वहाँ अधिकतर जानवर निवास करते हैं। दोस्तों, जितने देश आपके भूमध्य रेखा के आसपास स्थित हैं, यानी कि भूमध्य रेखा कितने अंश पर स्थित है? 0 अंश पर स्थित है। उत्तर की ओर जाएं कर्क रेखा की ओर 10 अंश तक, दक्षिण की ओर जाएं मकर रेखा तक 10 अंश तक। तो इस रेंज में जितने भी देश स्थित हैं, वहाँ की जो जलवायु होगी वह कैसी जलवायु होगी? वहाँ की जो जलवायु होगी वह जलवायु गर्म जलवायु होगी और आर्द्रता अधिक होगी। और इसी के कारण वहाँ पर लगभग पूरे वर्ष बारिश होती है। और यानी कि टेम्परेचर कैसा रहता है? जो दोस्तों टेम्परेचर रहता है वह 15 सेल्सियस से लेकर 40 सेल्सियस तक रहता है। दोस्तों, चलो अब स्टार्ट करते हैं मौसम अपना टेम्परेचर यानी कि टॉपिक। देखिए, हम बताते हैं आपको, डायरेक्ट मौसम शुरू करते हैं। आपने न्यूज़पेपर तो पढ़ा ही होगा। न्यूज़पेपर में दिया जाता है कि 24 घंटों के अंतर्गत तापमान कितना रहा, अधिकतम तापमान कितना रहा, न्यूनतम तापमान कितना रहा। कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि सुबह धूप निकले और दोपहर में बारिश होने लगे। इस तरीके की भी मौसम आपने देखा होगा। तो दोस्तों, होता क्या है कि इस 24 घंटे के अंतर्गत ताप, आर्द्रता और वर्षा के बारे में जो जानकारी मिलती है वह क्या कहलाता है? वह ही मौसम कहलाता है। इन्हीं तत्वों के आधार पर हमें निश्चित करते हैं कि आज का मौसम कैसा रहा। कौन कौन से तत्व? वह है ताप, आर्द्रता और वर्षा और चलने वाली वायु भी। ये सब क्या निर्धारित करती हैं? यह मौसम निर्धारित करती हैं। देखिए, चित्र 7.1 समाचार पत्र से मौसम की रिपोर्ट का एक नमूना। देखिए किस तरीके से दिया गया। सुबह कोहरा रहेगा, बाद में आसमान साफ हो जाएगा। शनिवार को अधिकतम तापमान 19 सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम तापमान 3.6 सेल्सियस रहेगा। यानी कि जो तापमान की यूनिट होती है उसे नापते हैं, उसमें किसमें प्रदर्शित करते हैं? उसे हम सेल्सियस में प्रदर्शित करते हैं। और आपको हम बता दें कि जो वर्षा होती उसको कैसे नापते हैं। ठीक है, तो वर्षा को हम वर्षा मापी नामक यंत्र से मापते हैं। ये मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी रहती है। दोस्तों, सारणी तो ये रही आपकी, आप इसको देख सकते हैं। इसमें आपको अपने पूरे 7 दिन के तापमान को डिसाइड करना है कि सोमवार को तापमान अधिकतम कितना रहा और न्यूनतम कितना रहा। तो हम आपको बता दें कि जो आपका अधिकतम तापमान रहता है वह दोपहर में रहता है। लगभग 12 से लेकर 3 बजे तक जो तापमान है वह अधिकतम रहता है। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो जो न्यूनतम तापमान है वह रहता है
मॉर्निंग में यानी कि सुबह टाइम लगभग 3 बजे से 6 बजे तक या 7 बजे तक आप बोल सकते हैं कि न्यूनतम यानी कि लोवेस्ट टेम्परेचर रहता है। देखिए दोस्तों, हम आपको बताएं सभी प्राचलन जैसे कि तापमान, आर्द्रता, वर्षा, जैसा कि मैंने बताया था, यही 3-4 तत्व हैं जो निर्धारित करते हैं कि दिन में मौसम कैसा रहा। इन्हीं के हम आंकड़ों पर, इन्हीं के आधार पर हम दूसरे दिन के भी मौसम की जानकारी देते हैं। आजकल ट्रेंडिंग में है, अपने सेलफोन में आप तापमान देख सकते हैं, ये भी पता चल जाता कि कब बारिश होने वाली है। देखिए दोस्तों, हम बताते हैं मौसम की परिभाषा आपको। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती, यानी कि एक दिन में क्या स्थिति रही है उसी को हम तापमान यानी मौसम कहते हैं। तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक होते हैं। किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि आज का मौसम अत्यधिक आर्द्र है अथवा पिछले सप्ताह का मौसम गर्म था। मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटना है। यह क्षण भर में भी परिवर्तित हो सकता है। कभी कभी आपने यह भी हो सकता है कि सुबह के समय धूप निकली हो, लेकिन अचानक ही बादल आ जाएं, बारिश होने के बाद फिर धूप हो जाए, या तेज वर्षा होने लगे। या तेज वर्षा अचानक क्या होती है, बंद भी हो सकती है, और एकदम चटक धूप भी निकल आती है। आपको अवश्य अनेक ऐसे अनुभव होंगे। ऐसे किसी अनुभव को याद करके आप सोच सकते हैं दोस्तों, या डिस्कस कर सकते हैं। देखते हैं कि मौसम में परिवर्तन हो रहा। इस टाइम क्या है कि सर्दी का मौसम चल रहा, तो सुबह शाम सर्दी होती है। और जनवरी ले लें, दिसंबर ले लें, इसमें क्या होता है, उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती है, यानी कि जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होती है। और बिहार, उत्तर प्रदेश में ले लें, मध्य प्रदेश में ले लें, इनमें क्या होता है, इनमें सर्दी पड़ती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक ग्राफ दिया गया है चित्र 7.2 में। इसमें क्या दिया गया, 3 से 9 अगस्त 2006 की समय अवधि में अधिकतम तापमान में परिवर्तन को दर्शाया गया। देखिए हम कैसे देखते हैं। देखिए तापमान, अधिकतम तापमान सेल्सियस में है और नीचे दिनांक दी गई। तो हमें देखना है 3 अगस्त को कितना टेम्परेचर रहा, 26 सेल्सियस रहा। 4 को कितना रहा, ये रहा आपका 23.5, ठीक है। और 5 को कितना रहा, 5 को रहा 25, 6 को कितना रहा 22, 7 को कितना रहा 25, और 9 को कितना रहा 24 रहा है। जैसा किसी भी मौसम की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान को प्रतिदिन रिकॉर्ड किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस तापमान को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? तो इस कार्य के लिए विशेष तापमापी का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हम आपको पहले चैप्टर में बता चुके। 4th चैप्टर में मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई है। तो अधिकतम न्यूनतम तापमापी इसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहते हैं। यानी कि हम दिन के अधिकतम तापमान को और न्यूनतम तापमान को नोट कर लेते हैं, फिर हम एक औसत तापमान को निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम सप्ताह का भी निकाल सकते हैं। सप्ताह में कौन से दिन अधिकतम तापमान रहा था, कौन से दिन न्यूनतम तापमान रहा था, दोनों को जब हम निकाल लेते हैं, यानी कि दोनों को जोड़कर, अधिकतम और न्यूनतम तापमान को जोड़कर जब हम 2 से भाग दे देते हैं, तो दोस्तों तब निकल कर आता है, वह होता है औसत तापमान उस सप्ताह का। देखिए दोस्तों, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिन भर में किस समय तापमान अधिकतम और किस समय न्यूनतम रहा था? तो दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न यानी कि दोपहर के बाद होता है, जबकि न्यूनतम तापमान यह भोर में होता है, यानी कि मॉर्निंग में होता है। क्या अब आप समझ गए कि गर्मियों में दोपहर के बाद हम गर्मी से इतने बेहाल क्यों हो जाते हैं, जबकि सुबह के समय अपेक्षाकृत मौसम सुहाना यानी कि अच्छा होता, मस्त होता है? क्या आपने कभी सूर्योदय और यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बारे में सोचा है? आप जानते हैं कि सर्दियों में सायंकाल अंधेरा जल्दी क्यों हो जाता है और आपको खेलने के लिए अधिक समय नहीं मिल पाता है? क्या सर्दियों में दिन की अवधि गर्मियों की अपेक्षा कम होती है? इस अध्याय के अंत में विभिन्न प्रकार के परियोजना कार्य हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। अब देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं जलवायु।
तो जलवायु क्या होती है? जलवायु को एक आप आराम से समझ सकते हैं कैसे, मैं वो आपको बताता हूँ। जलवायु का एक सिस्टम होता है, ये एक दिन में नहीं आप बता सकते कि यहाँ की जलवायु कैसी है। उसके लिए 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 50 वर्ष का भी समय लग सकता है, तब ये निर्धारित होता कि यहाँ की जलवायु कैसी है। जैसे हम काफ़ी उत्तरी देश देखना चाहें, कनाडा देख सकते हैं, नॉर्वे देख सकते हैं, ग्रीनलैंड देख सकते हैं, उत्तरी अमेरिका देख सकते हैं, रूस यानी कि साइबेरिया क्षेत्र को देख सकते हैं। ये सारे के सारे देश कैसे हैं? इन सारे देशों में वर्ष भर सर्दी होती है, यानी कि बर्फबारी होती रहती है। अब अन्य देश देखना चाहें, आप दक्षिण अफ्रीका देख सकते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में क्या होता है या मध्य अफ्रीका में क्या होता है कि यहाँ इतनी सर्दी नहीं होती है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, यानी कि जो यहाँ की जलवायु है वह आर्द्र और गर्म जलवायु है। लेकिन अगर हम साइबेरिया, उत्तरी रूस की बात करें तो यहाँ की जलवायु कैसी है? वहाँ की जलवायु ठंडी है, क्योंकि काफ़ी वर्षों से मौसम कैसा चला आ रहा है, वहाँ का न्यूनतम और अधिकतम जो तापमान है उसमें विशेष अंतर नहीं है, इसलिए वहाँ की जलवायु कैसी है? वहाँ की जलवायु ठंडी कहलाती, यानी कि वहाँ का टेम्परेचर अधिक नहीं होता है। देखिए, मौसम विज्ञानी प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों को रिकॉर्ड करते हैं। पिछले अनेक दशकों के मौसम के रिकॉर्ड सुरक्षित रखे गए हैं। इसके पहले एक चीज़ हम बता दें, इस टेबल में क्या दिया गया। देखिए, मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। सूर्य अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म गैसों का विशाल गोला है। सूर्य की हमसे दूरी बहुत अधिक है, परंतु सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि पृथ्वी से इतनी दूरी होने के बावजूद भी सूर्य हमारे लिए समस्त ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है। अतः सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, जो मौसम में परिवर्तन लाता है। पृथ्वी के थल क्षेत्र, समुद्रों और वायुमंडल द्वारा अवशोषित और परावर्तित की जाने वाली ऊर्जा भी किसी स्थान पर मौसम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है। यदि आप समुद्र के समीप रहते हैं तो आपने यह अनुभव किया होगा कि आपके स्थान का मौसम रेगिस्तान अथवा पहाड़ी क्षेत्र के आसपास के मौसम से काफ़ी भिन्न होता है। देखिए, किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि, जैसे कि 25 वर्ष, मैंने आपको पहले बताया, 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों, होता क्या है, लंबे समय तक जैसा मौसम रहता है उसी अनुसार वहाँ की जलवायु हो जाती है। यदि हम पाते हैं कि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय तक उच्च रहता है तो हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु कैसी है? गर्म है। यदि इसके अतिरिक्त उस स्थान का अधिकांश दिनों में भारी वर्षा भी होती है तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म और आर्द्र है। कैसी है? गर्म और आर्द्र है। देखिए, सारणी 7.2 और 7.3 में हमने भारत की 2 शहरों की जलवायु परिस्थितियों का विवरण दिया है। प्रत्येक माह के लिए औसत तापमान की गणना भी की है। देखिए, हम आपको दिखाते हैं। देखिए, सारणी 7.2 श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर जलवायु के बारे में जानकारी। देखिए, जनवरी में टेम्परेचर कितना रहा? -2.3 रहा, और दैनिक में अधिकतम कितना रहा? 4.7। कुल वर्षा 57 mm कितनी हुई? मिलीमीटर, 57 मिलीमीटर। इसी तरीके से आप पूरे वर्ष का देख सकते हैं। देखिए, दिसंबर में कितना रहा? -1.6, अधिकतम 8.2। वर्षा कितनी? 43 mm यानी कि मिलीमीटर। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? इनको हम जोड़ लें और हम औसत के माध्यम से हम इनका पूरे वर्ष का औसत तापमान निकाल सकते हैं, जिससे निर्धारित कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो मौसम कैसा है, यानी कि जलवायु कैसी? ठंडी जलवायु है। और इसमें देखिए क्या दिया गया, ये तिरुवनंतपुरम यानी कि केरल। केरल एक तटीय राज्य है। वैसे अगर सबसे दक्षिणी राज्य पूछा जाए, जो भारत का सबसे दक्षिणी राज्य पूछा जाए, वह दोस्तों तमिलनाडु है। और सिर्फ ऐसे नॉर्मल बोल दिया जाए कि दक्षिण राज्य केरल है तो वह भी सही है। तो यहाँ के टेम्परेचर के बारे में हम देखते हैं, जलवायु के बारे में। देखिए, जो जनवरी में टेम्परेचर रहा है वो कितना रहा? 22.2, अधिकतम 31.5, और वर्षा कितनी? 23। इस तरीके से देखिए, इनके टेम्परेचर में विशेष अंतर नहीं है। अब देखते हैं दिसंबर, 22.6, और हाईएस्ट कितना? 31,
और वर्षा कितनी 66, यानी कि जो यहाँ का तापमान या यानी कि जलवायु होगी, यहाँ की जलवायु गर्म और आर्द्र होगी। आर्द्र क्यों होगी? क्योंकि ये राज्य कैसे हैं? समुद्र किनारे स्थित है, यानी कि समुद्र के किनारे हैं, इसलिए यहाँ का मौसम समताप होगा और जो जलवायु होगी वह गर्म और आर्द्र जलवायु होगी। ये अब देखिए, हम आपको बताएं किसी मरुस्थलीय क्षेत्र की, हम बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान का टेम्परेचर कैसा है? वो जगह जो है वह गर्म राज्य कहलाता है, यानी कि वहाँ की जो जलवायु है, दोस्तों वह कैसी है? वह गर्म जलवायु है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? गर्म और शुष्क है। वहीं पर क्या है आपका, कौन सा मरुस्थल है ये दोस्तों आपको बताना है। चलो हम बता देते हैं कौन सा मरुस्थल है। थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल जो कि जैसलमेर में स्थित है, वहाँ का जो जलवायु है वो कैसी? गर्म और शुष्क है। क्यों गर्म और शुष्क है? क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक वहाँ जो बारिश हुई है वह बहुत कम मात्रा में हुई है, जिसके कारण वहाँ की जो जलवायु है वह गर्म हो गई है और शुष्क हो गई है। अब पढ़ते हैं जलवायु और अनुकूलन। मैंने आपको बताया कि पृथ्वी पर जितने भी देश हैं सबकी जलवायु कुछ ना कुछ अंतर करती है। जैसे कुछ उत्तर की ओर स्थित देश होंगे, उनकी जलवायु ठंडी हो सकती है। जो दक्षिण की ओर होगी उनकी जलवायु कैसी होगी? ठंडी होगी। बट जो भूमध्य रेखा पर स्थित देश हैं उनकी जलवायु कैसी होगी? सम जलवायु होगी। जब सम जलवायु होगी तो लोग वहाँ रहते कैसे होंगे? ध्रुव पर कैसे लोग रहते होंगे? उत्तर या दक्षिणी ध्रुव ले लो, दोनों स्थान पर लोग कैसे निवास करते होंगे, कैसे अपना जीवन यापन करते होंगे। जलवायु और अनुकूलन। जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं। अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में स्वयं को चरम शीत अथवा ताप से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण होते हैं। और मैंने आपको क्लास 6 में बताया 9th चैप्टर में कि अनुकूलन क्या होता है। उस परिभाषा को आप लोग एक बार जाकर पढ़ सकते हैं। अनुकूलन क्या होता है? जिसमें जीव अपने आप को, अपने जीवन को सुरक्षित रख सके और जीवन यापन कर सके, उसी को हम अनुकूलन कहते हैं। वे सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश से अनुकूलन में सहायक होते हैं, वो विकास की प्रक्रिया का परिणाम होता है। अब देखिए, हम केवल जंतुओं पर जलवायु के प्रभाव के बारे में हम पढ़ेंगे कि जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, हमने आपको आवास के बारे में बताया। आवास के बारे में दोस्तों मैंने आपको क्लास 6 के साइंस के चैप्टर में आपको समझाया हुआ है। अनुकूलन भी बताया है। देखिए, जंतुओं के जलवायु परिस्थितियों के लिए अनुकूलन के उदाहरण के रूप में हम केवल ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले जंतुओं की ही चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ध्रुवीय क्षेत्र यानी कि जहां बहुत अधिक बर्फ गिरती या बर्फ होती है, ध्रुवों के समीप स्थित है, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ परिचित देश जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ग्रीनलैंड तो बता ही दिया है, तथा अमेरिका, अलास्का और रूस के साइबेरिया क्षेत्र। अब भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो, गणतंत्र, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं जहां उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। अब बात करते हैं ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है, यानी कि चरम जलवायु का मतलब है बहुत अधिक ठंड। बहुत अधिक ठंड। ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते और यहाँ वर्ष के अधिकांश भाग में यानी कि अधिकांश समय अत्यधिक सर्दी रहती है। ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है। सूर्यास्त नहीं होता और बाकी 6 महीनों तक सूर्योदय नहीं होता। सर्दियों में जो तापमान है वह 37 यानी कि -37 सेल्सियस तक हो जाता है। और अपनी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 सेल्सियस। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों, जितना अपने बॉडी का टेम्परेचर है उतना माइनस में ध्रुवों पर टेम्परेचर चला जाता है। यहाँ रहने वाले जंतु
इन चरम स्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। आइए हम ध्रुवी भालू को लेते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलर बियर, जो देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और पेंगुइन के उदाहरण से यह जानने का हम प्रयास करें कि वे किस प्रकार की जलवायु के लिए अनुकूलित हैं। ध्रुवी भालू के सारे शरीर पर सफ़ेद बाल होते हैं, फर, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, जिससे वे बर्फ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। इससे उन्हें अपने परभक्षियों से बचाव में सहायता मिलती है। परभक्षी क्या होते हैं? जो इनका शिकार करते हैं। साथ ही इससे उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में भी सहायता मिलती है। यानी कि जिस रंग की बर्फ होती, उसी रंग के इनके बाल होते हैं, जिससे आराम से ये अपनी जान भी बचा लेते और अपना शिकार भी कर लेते हैं। इन्हें चरम शीत से बचाने के लिए इनमें बालों की 2 मोटी परतें होती हैं। इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। वास्तव में ध्रुवी भालू का शरीर इतनी अच्छी तरह से शीतरोधी होता है कि वे धीमे धीमे चलते हैं, ताकि उनके शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक ना हो जाए। ये अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के बाद ध्रुवी भालुओं को अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है। अतः ध्रुवी भालू होते हैं, समुद्री जल में तैरते रहते हैं। ये अच्छे तैराक होते हैं। इनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं, जो न केवल अच्छी तरह से तैरने में इनकी सहायता करते हैं, बल्कि उन्हें बर्फ में चलने में भी सहायक होते हैं। तैरते समय ये अपने नथनों को बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। ध्रुवी भालू की सूंघने की शक्ति तीव्र होती है, जिससे ये भोजन के लिए अपने शिकार को आसानी से खोज व पकड़ सकते हैं। हम ध्रुवी भालू के अनुकूलनों को चित्र 7.3 में दिखाते हैं। चलिए दिखाते हैं दोस्तों। ये रहा चित्र 7.3। ध्रुवी भालू में अनुकूलन क्षमता कैसी होती है, ये चीज़ आपको हम बताते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सफ़ेद बालों के कारण सफ़ेद बर्फ की पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देता। देखिए, एक भालू का चित्र दिया गया है, वो भी सफ़ेद है, बर्फ भी सफ़ेद है, प्लस उसके बाल भी सफ़ेद हैं। तो इससे परभक्षी और शिकार से इसे आसानी देख नहीं पाते हैं। यानी कि जो इनका शिकार करना चाहते वो इनको देख नहीं पाते, और जिसका ये शिकार करना चाहते वो भी इनको नहीं देख पाता। यानी कि इनकी जान भी बच जाए और इनका काम भी हो जाए, इनका पेट भी भर जाए। इनके शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होती हैं। देखिए, ये सदैव सर्द मौसम में इसे गर्म रखती। यानी कि जब बड़े बड़े बाल होंगे तो सर्दी है वह अंदर नहीं जाएगी, त्वचा से नहीं टकराएगी, तो इससे इनको ठंड नहीं लगेगी। देखिए, इनकी त्वचा के नीचे वसा की परत होती है। इनकी त्वचा के नीचे क्या होती है? एक चर्बी यानी कि फैट की परत होती है, और इसका शरीर जो होता शीत रोधित होता, इसे गर्म रखता है। यानी कि इनको ठंड नहीं लगती है। इनका शरीर ऐसे ही होता है कि शीत रोधित होता है, यानी कि सर्दियों को रोकता है। यानी कि इनको आराम से ये सर्दी में रह सकते हैं। अब देखिए, इसमें सूंघने की शक्ति ग्रहण यानी कि तीव्र होती है। इनमें जो सूंघने क्षमता होती वो आम जानवरों की अपेक्षा अधिक होती है। ये भालू को अपने शिकार को ढूंढने और पकड़ने में सहायक होती है। इसका ये प्रयोग कहाँ करता है? अपने शिकार को सूंघने में, और उसे दबोच कर उसे ये क्या करता है? खा जाता है। और इसके जो नखर यानी कि नाखून होते वो मुड़े हुए थे और लंबे और पैने होते हैं। ये इन्हें बर्फ पर चलने में सहायता करता है। देखिए, अगर इसके नाखून मुड़े ना हो, नॉर्मल अगर प्लेन नाखून होंगे तो ये बर्फ पर स्लिप करेगा, दौड़ नहीं पाएगा। जब इसके नाखून मुड़े होंगे तो वो जब भी बर्फ पर अपना पंजा रखेगा तो वो क्या करेंगे? बर्फ को कायदे से जकड़ लेंगे, जिससे इसको चलने में सुविधा होगी। ध्रुवीय क्षेत्र का अन्य एक परिचित जंतु है, जिसको हम लोग कहते हैं पेंगुइन। क्या कहते हैं? पेंगुइन। हम चित्र 7.4 में देखेंगे। ये देखिए पेंगुइन का झुंड। आप तो चित्र देखिए, साथ में फ़ोन में भी चेक कर सकते हैं, जाके इसका वीडियो देख सकते हैं कि पेंगुइन कैसे सरवाइव करते हैं। हमेशा बर्फ़ वाले एरिया में रहते, पानी में भी तैरते रहते हैं, फिर भी उनको ठंड नहीं लगती, क्योंकि इनकी भी त्वचा में चर्बी की जो परत होती है। ये भी सफ़ेद होते हैं। देखिए, देखने में कितने क्यूट लग रहे हैं। ये भी सफ़ेद होते हैं और आसानी से बर्फ़ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं। इनके शरीर में भी स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वसा होती है। आपने पेंगुइनों के झुंड के चित्र देखे होंगे। स्वयं को गर्म रखने के लिए वे ऐसा करते हैं।
याद कीजिए, जब आप खचाखच भरे किसी कमरे या हॉल में होते हैं या बस में ट्रैवलिंग करते हैं तो गजब की गर्मी लगती है। कैसी गर्मी लगती है? गजब की दोस्तों, वहाँ पर गर्मी लगती है क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है, सभी लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिससे मौसम कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। ध्रुवी भालू की तरह ही पेंगुइन भी अच्छे तैराक होते हैं। इनका शरीर धारा रेखित होता है। कैसा होता है? धारा रेखित होता है। और इनके पैरों में जाल जैसा बना होता है जिससे वे अच्छे तैराक होते हैं। देखिए चित्र 7.5 में पेंगुइन के पैर देखिए किस तरीके से। इन पैरों को वो क्या इस्तेमाल करते हैं? जाल जैसे बने हैं और बढ़िया से ये पानी में स्विमिंग कर लेते हैं और अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले अन्य जंतुओं में अनेक प्रकार की मछलियाँ, जैसे मछलियाँ, कस्तूरी मृग, रेनडियर, लोमड़ी, सील, व्हेल तथा अन्य कई प्रकार के पक्षी सम्मिलित हैं। जहाँ मछली ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती है, वहीं पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। इसी कारण अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों के आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। सर्दियां समाप्त हो जाने पर वे पुनः अपने आवास पर वापस लौट आते हैं। शायद आप जानते होंगे कि भारत ऐसे अनेक पक्षियों का प्रवास स्थान है। आपने साइबेरियाई क्रेनों के बारे में सुना होगा, यानी कि सारस के बारे में सुना होगा, जो साइबेरिया से गुजरात यानी कि राजस्थान में, भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। कुछ पक्षी उत्तर पूर्व के कुछ आद्र स्थानों और भारत के कुछ अन्य स्थानों में भी प्रवास के लिए जाते हैं। हम आपको चित्र दिखाएंगे 7.6। देखिए प्रवासी पक्षी अपने आवास तक उड़ान में, देखिए किस तरीके से। ये देखिए क्रेन यानी कि सारस दिया गया। ये देखिए उड़ते हुए सारस दिख रहे हैं। ये लोग काफ़ी 15,000 से 2,000 किलोमीटर की दूरी तय कर ये आ जाते हैं। अब ये आते कैसे हैं ये इन्हीं को पता हो सकता है कि किस डायरेक्शन का ये इस्तेमाल करते हैं। कभी नहीं भूलते, हर साल उसी स्थान पर आते हैं जहाँ ये आते रहते हैं। देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अब उष्णकटिबंधीय वर्षावन की बात जब भी हो तो दिमाग में एक चीज़ हमेशा आनी चाहिए, जो यहाँ का तापमान होगा वह सम तापमान होगी। जलवायु कैसी होगी? गर्म और शुष्क होगी। पूरे वर्ष लगभग गजब की बारिश होगी। कैसी बारिश होगी? गजब की दोस्तों बारिश होगी। देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास होते। और भूमध्य रेखा कितने अंश पर स्थित है? 0 अंश पे। भूमध्य रेखा से आप उत्तर की ओर यानी कर्क रेखा की ओर 10 अंश चले जाएं और मकर रेखा यानी कि भूमध्य रेखा से नीचे की ओर मकर रेखा की ओर 10 अंश आ जाए। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं। कुछ प्रवासी पक्षी अपने आवास की चरम जलवायु परिस्थितियों से बचने के लिए, यानी कि जलवायु की परिस्थितियों से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं। सामान्यतः ये अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं जहां वायु प्रवाह उड़ान में सहायक होता है। इस जलवायु की शीत स्थितियां उनकी उड़ान पेशियों द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का विसरण आसान कर देती हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि प्रवासी पक्षी वर्ष दर वर्ष एक ही स्थान पर कैसे आते हैं। यह एक रहस्य है। ऐसा लगता है कि इन पक्षियों में दिशा का सहज बोध होता है और ये जानते हैं कि किस दिशा में उड़ना है। मार्गदर्शन के लिए संभवतः कुछ भू चिन्हों यानी कि लैंडमार्क का उपयोग करते हैं। संभवतः अनेक पक्षियों को दिन में सूर्य और रात्रि में तारों से मार्गदर्शन मिलता है। इसके भी कुछ प्रमाण हैं कि पक्षी दिशा का पता लगाने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। केवल पक्षी ऐसे जंतु नहीं हैं जो प्रवास करते, अनेक स्तनधारी जीव, जो अनेक प्रकार की मछलियां और कीट भी अधिक अनुकूल जलवायु की तलाश के लिए मौसमी रूप से प्रवास करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे उष्णकटिबंधीय वर्षावन की। देखिए सबसे सर्द महीनों में तापमान सामान्यतः 15 सेल्सियस से अधिक रहता है। गर्मियों में तापमान 40 सेल्सियस से अधिक हो जाता है, यानी कि 40 सेल्सियस तक रहता है या इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। इस क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में पश्चिमी घाटों
और असम में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। सतत गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। वर्षा वनों में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के जंतुओं में बंदर, सभी लोगों ने देखा होगा, काला मुंह वाला, लाल मुंह वाला, कपी, गोरिल्ला जिसको गोरिल्ला कहते हो, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प, पक्षी और कीट। ये सब क्या है? ये आपके पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में अधिकतर पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे ज़्यादा विविधता कहाँ पाई जाती है, यानी कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। इसको हम पूर्वी हिमालय भी कभी कभी बोल देते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम गर्म आर्द्र जलवायु के लिए इन जंतुओं के अनुकूलन के बारे में पढ़ेंगे। वर्षा वनों में जलवायु परिस्थितियां अनेक किस्मों के जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। चूंकि जंतुओं की जनसंख्या अधिक होती है, अतः उनमें भोजन और आश्रय के लिए सघन प्रतिस्पर्धा होती है। अनेक जंतु वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। लाल नेत्रों वाले मेढक के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं, जो उन्हें उन वृक्षों पर चढ़ने में सहायता प्रदान करते हैं। ये देखिए चित्र 7.7। लाल नेत्र वाला मेढक कैसे पत्ती पे आराम से बैठा हुआ है, देख रहे हो आप लोग? आराम से पत्ती पे रिलैक्स होकर बैठा हो, देख रहा है। फोटो भी इसने बहुत अच्छी खिंचवाई है। देखिए, जिन पर वे रहते हैं, वृक्षों पर रहने में सहायता के लिए बंदरों की लंबी पूंछ होती है। देखो बंदर क्या करते हैं, आप सभी लोग जानते हो, बंदर के पास एक जबरदस्त पूंछ होती है, जिसका वो क्या प्रयोग करता, शाखाओं में लपेट कर चढ़ भी जाता, उल्टा भी लटक जाता। विभिन्न प्रकार की बंदर एक्टिविटी करता रहता है, जो शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती है। इनकी पूंछ क्या करती, शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती है। और इनके हाथ पैर ऐसे होते हैं जिससे ये आसानी से शाखाओं को थामे रखते हैं। देखिए चित्र 7.8, न्यू वर्ल्ड मंकी बंदर। ये देखिए, ये मान लीजिए हो सकता है आपके लिए अननोन बंदर, इसे आपने न देखो, आप अपने आसपास क्षेत्र में बंदर लाइव देख सकते हैं। वो किस तरीके से पेड़ों पर चढ़ते हैं, दौड़ते हैं, भागते, उल्टा भी लटक जाते हैं। तो क्योंकि इन वनों में आवास करने वाले जंतुओं में भोजन के लिए परस्पर स्पर्धा होती है। कुछ जंतु ऐसे भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं जहां अन्य जंतु आसानी से नहीं पहुंच सकते हैं। उदाहरण के लिए टूकन नामक पक्षी की लंबी बड़ी चोंच होती है, जिसकी सहायता से वह ऐसी शाखाओं में लगे फलों तक पहुंच सकता है जो बहुत कमजोर होती हैं और उसका भार सह नहीं सकती। देखिए एक पक्षी 7.9 जिसका नाम है टूकन, देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा और इसकी चोंच कितनी लंबी है। ये क्या कर सकता है, फलों को आराम से खा सकता है। उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले अनेक जंतुओं में सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा और ऐसे वर्ण यानी कि रंग की त्वचा होती है जो उन्हें आसपास के क्षेत्र के साथ मिलकर छद्म आवरण करने में सहायक होती है और उनकी परभक्षियों से रक्षा करती है। उदाहरण के लिए बिलाव परिवार के जंतुओं शेर और चीता में मोटी खाल होती है तथा उनकी सुनने की शक्ति संवेदनशील होती है। देखिए चित्र दिया गया लॉयन टेल्ड लंगूर यानी कि मंकी, चित्र 7.10 में। ये देखिए इसका क्या है, रंग थोड़ा बहुत इससे मैच करता है। ऐसे बहुत से पक्षी और जानवर होते हैं कि जैसे वो जहाँ निवास करते हैं, जहाँ निवास स्थान का जैसा रंग होता है वैसे उनका भी रंग होता है, जिससे वो शिकारियों से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। लायन टेल्ड लंगूर, जिसे दाढ़ी वाला ऐप भी कहते हैं, देखिए दाढ़ी इसकी व्हाइट कलर की है, पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में यह पाया जाता है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी चांदी जैसी सफ़ेद आयाल है यानी कि दाढ़ी, जो सिर के चारों ओर गालों और चिबुक यानी कि ठोड़ी तक रहती है। यह वृक्षों पर आसानी से चढ़ जाता है और अपने जीवन का अधिकांश समय वृक्षों पर ही व्यतीत करता है। यह मुख्यतः फल खाता है, बीज, कोमल पत्तियों, तने, पुष्प और कलियां भी खाता है। लायन टेल्ड लंगूर वृक्षों की छाल में वास करने वाले कीटों की तलाश में रहता है। चूंकि ये लंगूर वृक्षों पर पर्याप्त भोजन जुटा पाने में समर्थ होते हैं,
अतः वे भूमि पर यदा कदा ही आते हैं। यानी कि पूरा जीवन इनका कहाँ गुजरता था, कभी इस पेड़, कभी उस पेड़, कभी इस पेड़ का फल खाया, कभी वो फल खाया, इस तरीके से खाते हुए अपना जीवन यापन करते। भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का एक अन्य परिचित जंतु हाथी है। और हाथी हम सभी लोगों ने देखा होगा, डायरेक्ट ना देखा हो तो आपने वीडियो तो 100% देखा होगा। और इसे गणेश जी भी कहते हैं। हाथी अनेक प्रकार से वर्षा वनों की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। इसकी सूंड को ध्यान से देखिए, जिसका उपयोग वह नाक के रूप में करता है। किस रूप में करता है? नाक के रूप में करता है। लंबी सूंड से इसकी सूंघने की शक्ति बहुत अधिक हो जाती है, यानी कि बहुत अच्छी होती है। हाथी द्वारा सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए भी किया जाता है। यद्यपि इसके बाह्यदंत, जिन्हें रद कहते हैं, वास्तव में रूपांतरित दंत होते हैं। इन दांतों से हाथी अपनी पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकते हैं। अतः भोजन के लिए स्पर्धा के बावजूद हाथी आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ होते हैं। हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं, यानी कि बहुत कम आवाज़ को ये आराम से सुन सकते हैं। वर्षा वनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उसके कान सहायक होते हैं। और कभी कभी आपने देखो कान भी हाथी हमेशा हिलाता रहता है अपने अनुसार, जब उसे लगता है कि कान हिलाना तो वो हिलाता रहता है। देखिए चित्र 7.11 भारतीय हाथी। कहाँ का हाथी है? यह भारत का जबरदस्त हाथी है। अब देखते हैं प्रमुख शब्द। अनुकूलन, जिसमें जीव आराम से रख सके। जलवायु, जलवायु क्या होती है? जो लंबे समय तक वहाँ का मौसम जैसा होता है उसी को जलवायु कहते हैं, जैसे ठंडी जलवायु, गर्म जलवायु। मौसम के घटक क्या होते हैं? आपको मैंने बताया है। वर्षा होती है, मौसम के घटक क्या होते हैं? तापमान होती है, आर्द्रता होती है, और जो पवन की दिशा होती है वो। आर्द्रता क्या होती है? जो वर्षा वगैरह होती है उसके कारण। अधिकतम तापमान मैंने आपको बताया, प्रवास। न्यूनतम तापमान, ध्रुवीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या मौसम। देखते हैं आपने क्या क्या सीखा है और इस चैप्टर में क्या क्या आपने अच्छे से पढ़ा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की स्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। मौसम सामान्यतः किन्हीं 2 दिन अथवा सप्ताह दर सप्ताह समान नहीं रहता है, यानी कि डेली मौसम परिवर्तित होता है। कभी तापमान कुछ होता, कभी धूप निकल आती, कभी बारिश होती, कभी कभी दिन में ही परिवर्तन हो जाता। मॉर्निंग में बहुत अधिक धूप होती लेकिन दोपहर में बारिश होने लगती है। कभी कभी सुबह बारिश होती, दोपहर में धूप आ जाती है, शाम को होती। इस तरीके से मौसम परिवर्तित होता रहता है। दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः कब होता है? दोपहर के बाद, लगभग 12 से 3 बजे तक। जबकि न्यूनतम तापमान क्या होता है? सुबह मॉर्निंग में, यानी लगभग 3-4 बजे से 7 बजे तक। वर्ष भर सूर्योदय और सूर्यास्त का समय भी परिवर्तित होता रहता है। मौसम के सभी परिवर्तन सूर्य से संचालित हैं। दीर्घ अवधि जैसे 25 वर्ष में लिए गए मौसम के प्राचलों, यानी कि आंकड़ों के आधार पर तैयार किए गए प्रतिरूप पैटर्न उस स्थान की जलवायु निर्धारित करते हैं। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि कनाडा, उत्तरी अमेरिका ले लो, ग्रीनलैंड ले लो, हाँ ब्रिटेन ले लो, इनमें क्या होती है? ठंड होती है। ठीक है, लंबे समय से इनका मौसम कैसा है? ठंडा है, तो इसलिए यहाँ की जलवायु कैसी हो गई? जलवायु भी ठंडी हो गई। उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र पृथ्वी के 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की चरम जलवायु परिस्थितियाँ होती हैं। चरम का मतलब होता है कभी ठंडी होती और जबरदस्त गर्मी भी होती है। जंतु उन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे वास करते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर बहुत सर्दी होती है। ध्रुवों में वर्ष के 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता और शेष 6 महीनों में सूर्योदय भी नहीं होता है। ध्रुवीय क्षेत्र के जंतु कुछ विशेष गुणों के कारण, जैसे शरीर पर बाल, यानी कि सफ़ेद फर होते वो, सूंघने की तीव्र शक्ति, त्वचा के नीचे वसा की परत, तैरने और चलने के लिए चौड़े और लंबे नखर यानी कि नाखून आदि के कारण अत्यधिक सर्द जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं। अति शीत मौसम से बचने के लिए प्रवास एक अन्य साधन है। अनुकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पादपों और जंतुओं की विशाल जनसंख्या पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जंतु इस प्रकार अनुकूलित होते हैं कि उन्हें
अन्य प्रकार के जंतुओं से भिन्न भोजन और आश्रय की आवश्यकता होती है ताकि उनमें परस्पर स्पर्धा कम से कम हो। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले जंतुओं के कुछ अनुकूलनों में वृक्षों पर आवास, मजबूत पूंछ का विकास, लंबी और विशाल चोंच, चटक रंग, तीखे पैटर्न यानी कि प्रतिरूप, तीव्र स्वर ध्वनि, फलों का आहार, सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा, परभक्षियों से बचने के लिए छद्म आवरण की क्षमता आदि सम्मिलित है। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पे। जो आपका पहला प्रश्न है वह है उन घटकों के नाम बताइए जो किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। तो अपना क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला प्रश्न क्या था? उन घटकों के नाम बताइए जो किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। तो क्या क्या है? आर्द्रता है, वर्षा है, तापमान है, हवा की गति है और वायु तापमान। ये सब कैसे घटक हैं? ये चीज़ निर्धारित करते हैं कि कल मौसम कैसा रहेगा। इसी आधार पे एक दिन पहले ये बता दिया जाता, अखबार में या सेल फोन पे अपडेट हो जाता है कि कल बारिश होगी या मौसम साफ रहेगा या तापमान कितना और कितना कम या ज़्यादा रहेगा। अब क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। दिन में किस समय ताप के अधिकतम और न्यूनतम होने की संभावना है? तो अधिकतम दोस्तों तापमान कब रहेगा? अधिकतम जो तापमान रहेगा वह दोपहर के समय रहेगा। दोपहर के समय लगभग जो टाइमिंग रहेगी 12 से 3 तक। और न्यूनतम तापमान, जो न्यूनतम तापमान रहेगा वह अर्ली मॉर्निंग रहेगा, यानी कि भोर सुबह के वक्त रहेगा, लगभग 3-4 बजे से 6-7 बजे तक। आपने एक चीज़ महसूस की होगी कि सुबह का जो मौसम होता है वो अच्छा लगता है, एकदम सुहाना मौसम होता। शाम को गर्मी लगने लगती, 12 बजे के बाद धूप निकल आए तो गर्मी लगने लगती है, चिलचिलाहट होने लगती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या करना? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। तो इसमें पहला नंबर क्या? दीर्घ अवधि के मौसम का औसत क्या कहलाता है? वह कहलाता है जलवायु। जलवायु को इंग्लिश में क्लाइमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं। और मौसम को वेदर बोलते हैं। अब देखते हैं सेकेंड नंबर। किसी स्थान पर बहुत कम वर्षा होती है और उस स्थान का तापमान वर्ष भर उच्च रहता है, उस स्थान की जलवायु कैसी होगी? वहाँ की जो जलवायु होगी गर्म और शुष्क होगी। जैसे कि राजस्थान, और राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल है, जो कि जैसलमेर के पास स्थित है। वहाँ वर्ष भर बारिश नहीं होती, इसलिए वहाँ की जलवायु कैसी है? गर्म और शुष्क जलवायु है। अब देखते हैं तीसरे का तीसरा क्वेश्चन। चरम जलवायु परिस्थितियों वाले पृथ्वी के 2 क्षेत्र। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं? वह हैं उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय पर क्या होता है कि गर्म और आर्द्र जलवायु होती है, और ध्रुवों पर क्या होती है? गजब की ठंड होती है। कैसी ठंड होती है? गजब की वहाँ ठंड होती है। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित क्षेत्रों की जलवायु का प्रकार बताइए। तो बिल्कुल बताएंगे। का नंबर देखिए, जम्मू एवं कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में कैसा? सर्दी होती है, खूब ठंड पड़ती, बर्फ़ गिरती है, लेकिन वर्ष के कुछ समय के लिए यहाँ का जो तापमान है वो नॉर्मल हो जाता है। यानी कि वर्ष भर बर्फ़ गिरती है, लेकिन कुछ ऐसे महीने होते हैं जिसमें बर्फ़ नहीं गिरती है और तापमान कैसा रहता है? मध्यम तापमान रहता है। अब देखते हैं खा नंबर, केरल। केरल जो कि तटीय राज्य और दक्षिणी राज्य भी है। तो यहाँ की जलवायु कैसी होगी? यहाँ की जलवायु आर्द्र होगी। कैसी होगी? आर्द्र जलवायु होगी और प्लस गर्म जलवायु भी होगी, क्योंकि यहाँ का तापमान नॉर्मल रहता है। अब देखते हैं गा नंबर, राजस्थान। राजस्थान की जलवायु कैसी होगी? यह होगी शुष्क और गर्म। कैसी होगी? गर्म और शुष्क जलवायु होगी, क्योंकि राजस्थान में जो वर्षा है वह कम होती है। स्पेशली आप निकल जाओ जैसलमेर साइड, जोधपुर साइड, उधर वर्षा कम होती है, इसलिए राजस्थान को हम क्या कहते हैं? इसकी यहाँ की जलवायु कैसी है? शुष्क और गर्म जलवायु होती है। अब देखते हैं घा नंबर, उत्तर पूर्व भारत। उत्तर पूर्व भारत की बात करें तो यहाँ जलवायु कैसी होगी? आर्द्र होती है। कैसी होती है? आर्द्र होती है, और यहाँ पूरे वर्ष लगभग वर्षा होती रहती है, इसलिए यहाँ पर जो पेड़ पौधों की अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं और अधिक जीव या जंतु निवास करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मौसम और जलवायु में से किसमें तेजी से परिवर्तन होता है?
स्वाभाविक है मौसम में होगा, क्योंकि जो मौसम जानकारी देता है वह दैनिक मतलब डेली की रिपोर्ट होती है कि आज टेम्परेचर इतना है, इतना कम रहेगा, इतना ज़्यादा रहेगा, बदली रहेगी, धूप रहेगी या बारिश होने की संभावना है या कोहरा रहेगा इत्यादि चीज़ें कौन जानकारी देता? मौसम देता डे बाई डे। जलवायु की लंबी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है 25 वर्षों के मौसम के एक औसत को बताया जाता है कि यहाँ की जलवायु कैसी है, ठंडी है, गर्म है या सम है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जंतुओं की कुछ विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है। सूची आप पढ़ सकते हैं। इसे हम डिवाइड करते हैं कैसे, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। पढ़ लेते हैं। उपरोक्त प्रत्येक विशेषता के लिए बताइए कि वह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन अथवा ध्रुवीय क्षेत्र में से किसके लिए अनुकूलित है। क्या आप समझते हैं कि इनमें से कुछ विशेषताएं दोनों क्षेत्रों के लिए अनुकूलित हो सकती हैं? तो इसे हम डिवाइड कर ले उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और ध्रुवीय क्षेत्र। तो सबसे पहले देखते हैं ध्रुवीय क्षेत्र। तो ध्रुवीय क्षेत्र में क्या आ जाएगा? सफ़ेद बाल फर वाला, यानी कि क्या हो जाएगा? भालू। और इसमें क्या हो जाएगा? प्रवासी आवश्यकता। त्वचा के नीचे वसा की एक मोटी परत पाई जाती है जो सर्दियों में इनकी सुरक्षा करती है। चौड़े और बड़े नखर यानी कि नाखून जो बर्फ पर चलने में सहायता करते हैं। अब देखते हैं हम उष्णकटिबंधीय। क्या देखते हैं? उष्णकटिबंधीय। अब जो शेष बचा हुआ है उष्णकटिबंधीय में आ जाएगा, जैसे आहार, मुख्यतः फल, तीव्र स्वर ध्वनि, ठीक है, और पैरों के चिपचिपे तलवे और चटक रंग, मजबूत पूंछ और लंबी और बड़ी चोंच। क्या है? लंबी और बड़ी जो पूंछ होती है वो बंदरों में होती है और जो पेड़ों पर पकड़ने में सहायता होती है। तो ये चीज़ इसमें हमने आपको डिवाइडेशन करके बता दिया कौन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आएगा, कौन ध्रुवीय क्षेत्र में आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जंतुओं की विशाल जनसंख्या को आवास प्रदान करते हैं, ये समझाइए ऐसा क्यों? तो हम आपको बता दें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का मतलब है भूमध्य रेखा के नज़दीक, यानी कि जो भूमध्य रेखा के नज़दीक होंगे। पहली चीज़, भूमध्य रेखा 0 अंश पर स्थित है और इसके आसपास का तापमान समान रहता, मीन्स इक्वल रहता, समान रहता। और दिन रात कैसे होते? दिन रात भी लगभग समान होते, लगभग बराबर होते हैं। तापमान का जो क्राइटेरिया रहता है, यानी कि तापमान कितने से कितने तक रहेगा, वह होता 15 सेल्सियस से 40 सेल्सियस तक। इतना तापमान रहता, इसमें जीव जंतु यानी जंतु अपने आप को आराम से सरवाइव कर सकते। जैसे हाथी देख लो, बंदर देख लो, इन्हें पर्याप्त वहाँ पर भोजन मिलता है जिससे वो आराम से रह सकते हैं और अपने आप को सरवाइव रख सकते हैं। यानी कि दिन रात लगभग बराबर होता, तापमान 15 सेल्सियस से 40 सेल्सियस तक होता है और विभिन्न प्रकार की पेड़ों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं और विभिन्न प्रकार के जंतु भी रहते ताकि उनको जंतु क्या करते हैं, जंतुओं को आराम से भोजन मिल जाता, इसलिए जंतुओं की भी विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ यहीं पर निवास करती हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। उदाहरण सहित समझाइए कि किसी विशेष जलवायु परिस्थिति में कुछ विशिष्ट जंतु जीवन यापन क्यों करते हैं कि या क्यों पाए जाते हैं। बिल्कुल, जैसे देखें पेंगुइन क्या है? बर्फ वाले एरिया में रहती, पानी में स्विमिंग करती रहती, आराम से तैरती रहती। इसके आपने क्या देखा कि इसके शरीर पर बाल भी होते हैं और इनकी त्वचा में क्या होती? चर्बी वाली त्वचा होती, यानी कि वसा की परत बनी होती जो इन्हें सर्दियों से इनकी रक्षा करती है ताकि इनको सर्दी ना लगे, या यूं कहे शीत रोधित त्वचा होती है। और इनके नाखून कैसे होते? मुड़े होते हैं, यानी कि बर्फ पर आराम से चल सकें। और इनके पंजे, जो नाखून वही पंजे होते हैं, वो एक जाल टाइप होते हैं ताकि आराम से वो स्विमिंग भी कर सकें और सरवाइव कर सकें। और दूसरा एग्जाम्पल देखना चाहो तो आप पोर्ट ब्लेयर यानी कि भालू भी ले सकते हैं। कौन वाला? सफ़ेद वाला ध्रुवीय भालू को भी आप ले सकते हैं। और उसमें देखना चाहो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, वहाँ देखिए बंदर किस तरीके से सर्वाइव करता है। उसकी लंबी पूँछ होती है, उसी रंग का होता है, यानी कि जिस तरीके का वहाँ का निवास स्थान होता है, जैसे पेड़ पौधे उसी रंग में वो मिलता जुलता है ताकि यानी कि वो शिकारी से बच सके और अपना शिकार स्वयं कर सके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में रहने वाले हाथी किस प्रकार का अनुकूलन करते हैं? देखिए, जो हाथी होता है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में होते हैं। तो इसका टेम्परेचर मैंने बता दिया है, कितना होता है? 15 से 40 सेल्सियस तक। तो हाथी के बारे में बताते हैं। इसके पास एक सूंड होती है जिसका ये उपयोग क्या करता है? नाक के रूप में उपयोग करता है।
आराम से पत्तियों को लपेटकर पकड़कर मुंह के अंदर भी रख लेता है। और सूंड का यह क्या उपयोग कर लेता है, भोजन को आराम से पकड़ता है और अपने मुंह के अंदर रख लेता। और इसके मुंह के अंदर क्या होते हैं, मुंह के बाहर भी होते हैं, अंदर तो थोड़े बहुत दांत होते हैं, बाहर भी होते हैं बड़े दांत। और ये बड़े दांतों का क्या उपयोग करता है, पेड़ों की छाल को फाड़ने के लिए। पेड़ों की छाल को फाड़ने के लिए उनसे फाड़ता है, फिर सूंड से लपेट कर ये आराम से खा लेता। और इसके बड़े बड़े कान होते हैं। बड़े बड़े कानों का उपयोग क्या क्या करता है, ये धीमी धीमी आवाज़ को भी आराम से सुन लेता है। और इसके कान सर्दी और गर्मी में भी इनको इसकी ये मदद करते हैं। जो हाथी के कान होते हैं वे वर्षा वन के गर्म और नम जलवायु में ठंडा रखने में भी इसकी मदद करते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं 10। कोई मांसाहारी जंतु जिनके शरीर पर धारियां होती हैं अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से भागता है। इसके पाए जाने की संभावना किस क्षेत्र में है? ध्रुवीय क्षेत्र में होगा, मरुस्थल में होगा, महासागर में होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में होगा, कहाँ होगा? तो ये दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षावन में होगा, क्योंकि वहीं पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए कौन सी विशेषताएं अनुकूलित करती हैं? तो इसके लिए क्या है, श्वेत बाल फर, त्वचा के नीचे वसा, तीव्र सूंघने की क्षमता, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये सब चीज़ें भालू में पाई जाती हैं। अगर भालू को हम सोचे राजस्थान ले आके रख लें तो नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वो वहाँ पर मर जाएगा। क्या हो जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि उसके बड़े बड़े बाल होते हैं और जो त्वचा के नीचे चर्बी यानी कि फैट की जो परत भी पाई जाती है, उसके लिए विशेष मौसम की आवश्यकता पड़ती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ है, वर्णन करता है? देखिए का नंबर गर्म और आर्द्र। कैसा, गर्म और आर्द्र, यही इसका आंसर है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मौसम कैसा होता है, गर्म भी होता है, आर्द्र भी होता है, यानी कि मौसम और चिपचिपा टाइप का होता है। आर्द्रता रहेगी तो चिपचिपापन होगा, और गर्म यानी कि टेम्परेचर 40 तक रहता है, और वहाँ विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसी तरीके की एनसीईआरटी की आपको वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। दोस्तों जय हिंद।